नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज साथियों इस वीडियो में हम लोग सीटेट हिंदी भाषा एवं व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हूबहू सेम वैसे ही मैंने बनाने का प्रयास किया जो आपके एग्ज़ाम में सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस तरह के साथियों, तो इसमें हम अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न क्या है, मेरे व्यूवर्स हैं कई, उनकी डिमांड थी ये कि सर जैसे पेपर आता है उसी हिसाब से कराइए, उसमें पैराग्राफ भी आता है तो पैराग्राफ रीडिंग के हिसाब से भी क्वेश्चंस करिए। तो मैंने वैसे ही करने का प्रयास किया है, तो आपको हूबहू वैसा ही पैटर्न मिलने को देखने को मिलेगा साथियों। तो शुरू करते हैं। तो गद्यांश है कंप्रेहेंशन, तो पढ़िए और उत्तर 1 से 6 तक आपको उत्तर देने हैं इसके। तो गद्यांश क्या है? आज का छात्र पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। वह केवल पढ़ाई को ही पर्याप्त नहीं मानता, बल्कि वह अपनी रुचियों के अनुसार कौशल विकसित करना चाहता है। विद्यालयों की भूमिका भी अब बदल रही है। वे केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षा न देकर विद्यार्थियों को जीवन उपयोगी सीख प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य अब ज्ञान का बोझ देना नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा जगाना बन गया है। तो इसके हिसाब से साथियों आप इसको थोड़ा सा पॉज करके भी पढ़ लीजिएगा और इसके हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है साथियों, गद्यांश के अनुसार आज का छात्र कैसा है? आपका ऑप्शन है पढ़ाई में कम ध्यान देने वाला, ऑप्शन बी पहले की तुलना में अधिक जागरूक, ऑप्शन सी केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर और ऑप्शन डी कौशल सीखने में रुचि नहीं रखने वाला। तो ये गद्यांश के अनुसार आज का छात्र कैसा है साथियों? तो किस तरह से? पहले की तुलना में कैसा है? वो अधिक जागरूक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य क्या माना गया है? ऑप्शन ए कठिन पाठ्य पुस्तकें देना, ऑप्शन बी ज्ञान का बोझ बढ़ाना, ऑप्शन सी सीखने की इच्छा जगाना और ऑप्शन डी प्रतियोगिताओं में जीतना। तो आपको पैराग्राफ के हिसाब से आंसर देना है। तो शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य क्या माना गया है साथियों? तो सीखने की इच्छा जगाना, यही है वर्तमान उद्देश्य शिक्षा का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालयों की भूमिका में क्या परिवर्तन आया है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा आधारित शिक्षण, ऑप्शन बी जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को कठिन बनाना और ऑप्शन डी केवल साक्षरता बढ़ाना। तो विद्यालयों की भूमिका में क्या परिवर्तन आया है ये आपको बताना है। तो क्या हो गया है, अब वो कैसी शिक्षा देते हैं? जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना ही विद्यालयों की मुख्य भूमिका हो गई है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी किस प्रकार की सीख चाहते हैं? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक, ऑप्शन बी केवल याद आधारित और ऑप्शन सी कौशल आधारित और ऑप्शन डी पुस्तक रटने वाली। तो विद्यार्थी किस प्रकार की सीख चाहते हैं ये आपको बताना है। तो किस प्रकार की सीख चाहते हैं साथियों? तो स्किल आधारित यानी कि कौशल आधारित चाहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, सीखने की प्रक्रिया का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अधिक अंक लाना, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी सीखने की इच्छा विकसित करना और ऑप्शन डी परीक्षा के प्रश्न याद कर लेना। तो सीखने की प्रक्रिया का लक्ष्य क्या होना चाहिए साथियों? तो सीखने की इच्छा विकसित करना ही क्या होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया का लक्ष्य। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, गद्यांश में जीवन उपयोगी सीख का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल गणित, ऑप्शन बी केवल भाषा, ऑप्शन सी दैनिक जीवन में काम आने वाली शिक्षा और ऑप्शन डी कठिन विषयों का अध्ययन। तो गद्यांश में जीवन उपयोगी यानी जो आपको पैराग्राफ दे रखा था उसके हिसाब से इसका क्या है, जीवन उपयोगी सीख का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, दैनिक जीवन में काम आने वाली शिक्षा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अब जो आपने डिमांड की थी उसी के हिसाब से मैंने पैराग्राफ्स भी आप दे दिए हैं आपके सेट में, ताकि आपको हूबहू वैसे ही पेपर लगे जैसे आप एग्ज़ाम्स में देते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी साथियों की क्वेरीज़ रहती हैं कि सर और भी सब्जेक्ट्स की क्या वीडियो नहीं बनाते, तो साथियों वीडियो मैं बनाता हूँ, उस चैनल में आप जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की, आप वहाँ पे जाके सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये हिंदी भाषा ज्ञान पर है साथियों, ग्रामर एंड वोकैबुलरी पे। क्वेश्चन नंबर 7 से 18, तो आपको ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 7, उजाला शब्द का विलोम है, आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी अंधकार और ऑप्शन डी दिन। तो उजाला शब्द का विलोम बताना है। तो प्रकाश, दिन, रोशनी है तो सभी उजाले के ही क्या है समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। लेकिन अंधकार जो है ये क्या है, इसका विलोम शब्द है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, उजाला शब्द का विलोम अंधकार होगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं।
वह वाक्य चुनिए जिसमें समुच्चय बोधक अवयव है। ऑप्शन ए वह घर गया, ऑप्शन बी मैं आऊँगा और मिलूँगा, ऑप्शन सी तुम क्यों रो रहे हो, और ऑप्शन डी वह तेज दौड़ता है। तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अवयव बताना है कि जिसकी वजह से समुच्चय का बोधक अवयव हो रहा है। तो साथियों इसमें सही जवाब हो जाएगा मैं आऊँगा और मिलूँगा। यही क्या है आपका अवयव है जो समुच्चय बोधक का बोध करा रहा है। और तो मैं आऊँगा और मिलूँगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, कठिनाई शब्द किस प्रकार बना है। ऑप्शन ए उपसर्ग धन मूल शब्द, ऑप्शन बी मूल धन प्रत्यय, और ऑप्शन सी दो शब्दों से मिलकर, ऑप्शन डी संधि से। तो कठिनाई शब्द किस प्रकार बना है, तो साथियों ये कैसे बना है, मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर, यानी कठिन में कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, आई, तो ये हो गया है कठिनाई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा मूल धन प्रत्यय। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10, बालक ने पुस्तक पढ़ी, यह कौन सा वाक्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृत्यवाच्य, ऑप्शन डी अव्यक्तवाच्य। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी यानी कौन सा है, तो कर्ता ने, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कौन सा ये कर्ता कारक है यानी कृत्यवाच्य होगा। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ये कैसा वाच्य है आपको साथियों, यानी कि ये एक्टिवाइज है। कैसा है साथियों, एक्टिवाइज है। इंग्लिश में एक्टिवाइज कहते हैं इसको कृत्यवाच्य को। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी तो कैसा है ये, ऑप्शन सी कृत्यवाच्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, जल्दी शब्द का सही समरूपी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए शीघ्र, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी बाद में, ऑप्शन डी कठिन। तो जल्दी शब्द का सही समरूपी शब्द क्या है, यानी उसी के समानता अर्थ रखने वाला, तो क्या होगा जल्दी का शीघ्र। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, सफ़ेद का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी सवाद, ऑप्शन डी दूधिया। तो आपको बताना है कि सफ़ेद का तद्भव रूप क्या होगा, यानी तद्भव रूप क्या होगा इसका। तो यहाँ पे सफ़ेद का तद्भव रूप है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका श्वेत, भूरा, सवाद, दूधिया। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पे तद्भव की जगह यहाँ पे तत्सम आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये अब सफ़ेद का तत्सम रूप क्या है साथियों, तो ये हो जाएगा आपका श्वेत हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा श्वेत। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13, कहाँ शब्द का भेद है, यानी ये क्या है, कहाँ शब्द क्या है। ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो कहाँ शब्द का भेद है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि कहाँ क्या है, तो ये कहाँ क्या है साथियों, यानी कि ये सर्वनाम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा सर्वनाम। तो कहाँ शब्द का भेद है आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 14, कौन सा सही तत्सम है आपको बताना है, इसमें कौन सा शब्द तत्सम सही है। ऑप्शन ए सत्कार, ऑप्शन बी सत्कार, ऑप्शन सी सत्कर, ऑप्शन डी सत्कारा। तो कौन सा शब्द तत्सम है, तो साथियों कौन सा शब्द है, तो सत्कार जो है वो क्या है एक तत्सम शब्द है। क्या ऐसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन यानी स्वागत सत्कार कहते हैं जिसे, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15, सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए उसके पास कोई किताब नहीं है, ऑप्शन बी उसके पास कोई किताब नहीं है, ऑप्शन सी उसके पास किताब नहीं, ऑप्शन डी वह किताब पास नहीं। तो सही वाक्य चुनना है, तो साथियों कौन सा सही हो जाएगा, तो उसके पास कोई किताब नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जहां किस प्रकार का समुच्चय बोधक है। ऑप्शन ए विकल्प सूचक, ऑप्शन बी कारण सूचक, ऑप्शन सी स्थान सूचक, और ऑप्शन डी विरोध सूचक। तो जहाँ है वो किस प्रकार का समुच्चय बोधक है, तो यानी कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है जहाँ, तो जहाँ साथियों किसके लिए, यानी वह जहाँ भी जाए मुझे ले जाए, तो यानी जहाँ कहीं स्थान पे ही तो ले जाएगा ना, तो स्थान सूचक है। कैसा है स्थान सूचक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। जहाँ किस प्रकार का समुच्चय बोधक है तो ये स्थान सूचक है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
मेरी मेहनत कैसी लग रही है। मैंने आपके हूबहू वैसे ही प्रश्न बनाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे और आपका अध्ययन जारी रहे और आप अपने एग्ज़ाम में 100% सफलता पाएँ, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो साथियों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, माला में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयादि, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी कोई संधि नहीं। तो माला में कौन सी संधि है तो आपको बताना है। तो साथियों, माला एक क्या है? मूल शब्द ही है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, कोई संधि नहीं है। ठीक है, अगर ये माला किसी के बाद में जुड़ जाए, ठीक है, वरमाला, तो वहाँ पे कौन सी संधि? तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी शब्द के बारे में पूछा, माला में कौन सी संधि, तो माला में साथियों कोई भी संधि नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 18, दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी सहायक। तो दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है साथियों? तो दौड़ना, वह दौड़ता है। ठीक है, तो यानी कि वह दौड़ता है, तो यानी इसमें किसी भी कर्म की जरूरत पड़ी आपको? नहीं। तो जब कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी तो साथियों कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक हो गई। यानी ऐसी क्रिया जिसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता ना पड़े, वो क्रिया कैसी होती है? अकर्मक। और ऐसी क्रिया यानी जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ी, वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा है दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो साथियों कैसी है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है कि रनिंग किस प्रकार की वर्ब है, तो ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव है, तो ये याद रखिएगा कि कैसी है? इंट्रांजेटिव, याद रखिएगा। तो दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये आपकी ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अब पेडागोजी के जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम्स में, वैसे हैं आपके प्रश्न नंबर 19 से पूरे 30 तक। तो ये आपको आप अभ्यास करने हैं इसके। तो हिंदी शिक्षण शास्त्र के हम करेंगे यहाँ पे। तो अब प्रश्न नंबर 19, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चे को कठोर अनुशासन में रखना, ऑप्शन बी भाषा का रटना, ऑप्शन सी भाषा का अर्थपूर्ण उपयोग और ऑप्शन डी कठिन पाठ पढ़ाना। तो भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों? तो भाषा को बच्चों को अर्थपूर्ण उपयोग करना सिखाना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, निर्माणवादी यानी कंट्रोविस्ट दृष्टिकोण में गलत उत्तर है। यानी कि जो निर्माणवादी शिक्षक होते हैं, कंट्रोविस्ट हो, तो उनके दृष्टिकोण में यानी गलत उत्तर अगर कोई बच्चा दे रहा है तो यानी उस किसको दर्शा रहा है? यानी वो क्या? ऑप्शन ए दंड का कारण, यानी उसको दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी बुद्धि की कमी का संकेत यानी बच्चे में बुद्धि की कमी है, या ऑप्शन सी सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन डी कमजोरी। तो निर्माणवादी यानी कंट्रोविस्ट दृष्टिकोण में गलत उत्तर यानी कि क्या है? यानी कि सीखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती कर रहा है तो गलती करके ही वो क्या करेगा? सीख पाएगा। अगर वो एक्टिव बच्चा नहीं है तो यानी जाहिर सी बात गलती नहीं करेगा। अगर एक्टिव है तो वो धीरे धीरे गलतियां करके ही प्रयास करे। तो निर्माणवादी दृष्टिकोण में गलत उत्तर क्या है? ऑप्शन सी सीखने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, अगर वो गलत जवाब दे रहा है तो उसको सीखने का अवसर प्रदान करने चाहिए, ना कि उसको दंड देना चाहिए, ना ये मान लेना चाहिए कि वो बहुत कुंद बुद्धि का है, और ना ही मान लेना चाहिए कि उसमें बहुत सारी कमजोरियाँ हैं। तो यहाँ पे उसको मानना चाहिए कि हाँ बच्चा क्या है, उसको सीखने का अवसर प्रदान करने चाहिए अगर वो गलती करता है तो। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, प्राथमिक कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य लाभ क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बच्चे शांत रहते हैं, ऑप्शन बी भाषा कौशल विकसित होते हैं, ऑप्शन सी परीक्षा के प्रश्न बन जाते हैं, और ऑप्शन डी गृह कार्य मिलता है। तो ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं? परीक्षा के प्रश्न बन जाते हैं, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे प्राथमिक कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो भाषा कौशल विकसित होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, बहुभाषिकता का अर्थ है। आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल हिंदी बोलना, ऑप्शन बी 2 भाषाएं, ऑप्शन सी अनेक भाषाओं का प्रयोग, और ऑप्शन डी कठिन शब्दों का चयन। तो बहुभाषिकता का अर्थ है साथियों अनेक भाषाओं का प्रयोग, यही क्या है? बहुभाषिकता का अर्थ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं। भाषा त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? यानी भाषा अगर त्रुटि कर रहा है कोई बच्चा तो शिक्षक को किस तरह से उसको देखना चाहिए? ऑप्शन ए यानी उसको क्या पीटना चाहिए यानी दंड योग, ऑप्शन बी वर्जित यानी उसको छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया यानी वो बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, या ऑप्शन डी असभ्यता यानी बच्चा असभ्य है। तो भाषा त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? यानी कि बच्चा यानी सीखने की प्रक्रिया में है, अगर वो त्रुटि कर रहा है तो उसको
मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसको दंड देना चाहिए, ना उसको ये इग्नोर करना चाहिए और ना ही उसको ये मान लेना चाहिए कि बच्चा उद्दंड है। तो यहाँ पे भाषा त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। इसके फोल्डिंग का तात्पर्य है, ऑप्शन ए सीखने में सहायक संरचना, ऑप्शन बी कठोर अनुशासन, ऑप्शन सी केवल रटना और ऑप्शन डी परीक्षा लेना। तो इसका फोल्डिंग का तात्पर्य साथियों सीखने में सहायता प्रदान करना ही क्या है, यही इसके फोल्डिंग का मतलब होता है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, तो इसके फोल्डिंग का तात्पर्य सीखने में सहायक संरचना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25। सक्रिय शब्दावली किसे कहते हैं, ऑप्शन ए जो शब्द बच्चे सुनते हैं, ऑप्शन बी जिन्हें बच्चे लिख सकते हैं, ऑप्शन सी जिन्हें बच्चे बोल व उपयोग कर सकते हैं और ऑप्शन डी जिन्हें बच्चे याद करते हैं। तो सक्रिय शब्दावली किसे कहते हैं साथियों, यानी सक्रिय शब्दावली कैसी होनी चाहिए, तो जिन्हें बच्चे बोल सकें और उपयोग भी कर सकें ऐसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सक्रिय शब्दावली किसे कहते हैं, जिन्हें बच्चे बोल व उपयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26। भाषा सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है, ऑप्शन ए रटाना, ऑप्शन बी भाषा को संदर्भ में उपयोग कराना और ऑप्शन सी केवल व्याकरण पढ़ाना और ऑप्शन डी केवल शब्दार्थ याद कराना। तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होना चाहिए, भाषा को संदर्भ में उपयोग कराना ही भाषा सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं साथियों। कहानी कला यानी स्टोरी टेलिंग में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए एक ही स्वर में पढ़ना, ऑप्शन बी भावपूर्ण प्रस्तुति और ऑप्शन सी कठिन शब्द छिपाना और ऑप्शन डी तेज आवाज में पढ़ना। तो कहानी कला स्टोरी टेलिंग में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो कैसी कविता हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए साथियों, तो भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। भाषा शिक्षण में रोल प्ले का उपयोग आपको बताना है, क्या है, ऑप्शन ए अनुशासन के लिए करते हैं, ऑप्शन बी भाषा के व्यवहारिक प्रयोग के लिए, ऑप्शन सी रटाने के लिए और ऑप्शन डी निबंध याद कराने के लिए। तो भाषा शिक्षण में रोल प्ले का उपयोग किस लिए करते हैं साथियों, तो भाषा को व्यवहारिक प्रयोग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन यानी कि व्यवहारिक तौर पे हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम रोल प्ले कराते हैं बच्चों को, तो भाषा के व्यवहारिक प्रयोग के लिए। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए, ऑप्शन ए डर आधारित, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धी, ऑप्शन सी सहयोगात्मक और ऑप्शन डी कठोर। तो सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए साथियों, तो आपको बताना है कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे को हेल्प करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, यानी सहयोगात्मक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सीखने का वातावरण सहयोगात्मक होना चाहिए। तो साथियों आपका वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। आप वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ से अच्छे अच्छे वीडियो ही मिलेंगे, आपको जो आपकी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मेरा प्रयास रहता है आपको 15 से 20 मिनट में अच्छे 30 प्रश्नों का अभ्यास करा सकूं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। ऐसी मेरी मनोकामना है, आप सभी लोग सफल हों, ये इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाता हूं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30। भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए परीक्षा अंक बढ़ाना, ऑप्शन बी पुस्तक रटना, ऑप्शन सी विचारों को भाषा में व्यक्त करना और ऑप्शन डी केवल व्याकरण सुधारना। तो भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति का महत्व क्या है साथियों, ये आपको बताना है। तो यानी कि अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, यानी विचारों को भाषा में व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति का महत्व है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये आपके हिंदी भाषा व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया हम लोगों ने। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।